हो सकता है। और ख़ास तौर पे अभी तो बिहार के इलेक्शन आ रहे हैं, उसका हमें फ़ायदा लेना चाहिए, क्योंकि ये काम तो जो कंट्रोल, मैनेजमेंट कंट्रोल का काम तो नीतीश कुमार जी एक चुटकी बजा के कर सकते हैं। तो अगर शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ही एक साथ हो जाएं और डिमांड रखें बिहार सरकार से कि ये तुम्हें करना पड़ेगा, बुद्धिस्ट समाज, शेड्यूल कास्ट समाज और मुस्लिम समाज इकट्ठा हो जाए और ये डिमांड रखे, तो अभी नीतीश कुमार जी को आज ही रात को करना पड़ेगा ये काम। तो वो भी कर सकते हैं ना। तो इसमें तो कोई सुप्रीम कोर्ट की भी आवश्यकता नहीं है। हमारा कूच सीधा बिहार में होगा, पटना में पहला फंक्शन होगा और उसके बाद बिहार में मजबूती के साथ एक ब्रिंग बैक बैलेट। अगर मतपत्र से चुनाव हुए तो मेरा ऐसा मानना है, जितनी थोड़ी बहुत मुझे समझ है, हमारे जो महागठबंधन है या इंडिया गठबंधन है, इनकी पार्टी के लोगों को कैंपेनिंग करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मायावती जी तो मतपत्र से चुनाव चाहती हैं, उनका डिक्लेयर्ड स्टेटमेंट है। कोई भी ये ममता बनर्जी साहिबा, शरद पवार साहब, अखिलेश यादव जी ने तो ये तक पार्लियामेंट में बोला है, अगर हम 80 की 80 सीटें जीत जाएं तब भी हम मतपत्र से चुनाव जाते हैं। लेकिन वहाँ भी स्लीपर सेल है, वो भी उनको रोकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लीडर्स और कार्यकर्ताओं का दबाव अपने लीडर्स के पड़ेगा, पॉलिटिकल पार्टीज़ के स्लीपर सेल्स को दूर भगाने का, तो अपने आप मतपत्र से चुनाव शुरू हो जाएंगे और फिर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। हर जगह से एक एक सीट के लाले पड़ जाएंगे, ये मेरी नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव। मैं हूं आपके साथ नलिनी। बोधगया में लगातार एक पक्ष ये दावा करता रहा है कि वो हिंदू मंदिर है, हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, वहीं दूसरी तरफ बुद्धिस्ट लोगों का कहना है कि वो बुद्धिस्ट धरोहर है, एक बौद्ध टेम्पल है और हमें वापस मिलना चाहिए। लगभग 12 साल पहले ये लड़ाई तब शुरू हुई जब सुरेश ससई ने कोर्ट में याचिका दायर की और कहा कि बौद्धिस्ट विरासत बौद्धों को वापस मिलनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 12 साल के इस लंबे इंतजार को लेकर फटकार लगाई गई है और कहा गया है कि अब 29 जुलाई को इस पूरे मामले में सुनवाई होगी और यही अंतिम और आखिरी फैसला होगा। इसी पूरे मुद्दे को समझने के लिए आज मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता मौजूद हैं, महमूद प्राचा जी। सर, आप हमेशा से मुखर होकर अपनी बात हर मुद्दे पर रखते रहे हैं। एक ऐसा मुद्दा जो इतना सेंसिटिव है, जहां ये दावा किया जा रहा है कि हमारी धरोहर है और हमें भाई वापस की जानी चाहिए। 12 साल से मामला लंबित ही चल रहा था, अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कह दिया गया है कि अंतिम सुनवाई होगी और जो है यही फाइनल डिसीजन होगा। देखिए, 2018 में, मैं इस केस का थोड़ा सा बैकग्राउंड भी आपको बता दूं जी। 2012 में तो ये पिटीशन डली थी, उसके पहले भी एक पिटीशन और डल के ये डिस्पोज ऑफ हो चुकी थी, जिसमें केंद्र सरकार ने कोई भी स्टैंड लिया ही नहीं था। कोई स्टैंड नहीं लिया था कि हमारा कोई पक्ष ही नहीं है, हमें कुछ लेना देना ही नहीं है, ऐसा स्टैंड उन्होंने लिया था। 2012 में दोबारा पिटीशन डली है। 2018 में 2012 से लेकर 2018 तक बहुत सारी हियरिंग्स इसमें हुई। अलग अलग चीफ जस्टिस की बेंच ने, मुख्य न्यायाधीशों की बेंच ने इस पर सुनवाई की और 2018 में फाइनली ये हुआ कि अब इसमें आगे कोई डेट नहीं दी जाएगी। अगर केंद्र सरकार को अपना पक्ष रखना है तो रख दे और किसी और को भी अपना पक्ष रखना है तो रख दे, उसके बाद हम इसको फाइनली डिसाइड करेंगे, ये और जल्दी ही करेंगे 2018 में। लेकिन 2018 में कौन सी सरकार थी? यही मनुवादी मानसिकता की आरएसएस और बीजेपी की सरकार। 2018 से लेके अब 2025 आ गया, उसमें कोई भी सुनवाई हुई नहीं। अब इस डेट से कुछ दिन पहले भंते सुमित रतन साहब की तरफ से उन्होंने मुझे अप्रोच किया, तो हमने कि मुझे भी इसमें इंटरवेंशन डालनी है और मुझे इसमें एक मुद्दई बनना है। तो हमने इसकी सारी रिसर्च की, तो तब हमें ये सारी डिटेल्स पता लगी। तब हमने इस डेट पे, मैं भी पिछली डेट पे मैं भी पेश हुआ था और हमने ये बात, वरना अदालत थोड़ी और लंबी डेट देती, हमने ये बात पूरी साफ तौर पे बताई कि केंद्र सरकार के जो इतने बड़े वकील हैं जी, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल स्पेशली आए हैं ये बताने के लिए कि हमें समय दे दिया जाए। और उन्होंने ये तक कहने से मतलब गुरेज नहीं किया कोर्ट में कि बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं, तो इलेक्शन और इस चीज़ का क्या ताल्लुक़ है, वहाँ भी वो एक्सपोज हुए। हमने ये बात जब अदालत को बताई कि ये स्टैंड ना लेना केंद्र सरकार की एक पुरानी भी गतिविधि रही है और ये स्टैंड नहीं लेंगे, सिर्फ देर करेंगे, तब अदालत ने कहा कि अब हम इस पे और टाइम नहीं दे सकते। अगर आपके पास कोई बात है कहने के लिए, तो ये भी कहा था सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल साहब ने कि कुछ तो टाइम दीजिए। और तो उन्होंने कहा इतने साल हो गए, और हमने भी ये बात कही कि जब इनके पास कोई स्टैंड इतने सालों में नहीं आया, 12-15 या उससे पहले 20 सालों में कोई स्टैंड लेने की इनकी शक्ति नहीं बनी है, तो अब 1-2 महीने में कौन सी शक्ति बन जाएगी।
खैर उसका अंत यही हुआ कि आपके पास स्टैंड तैयार होना चाहिए, क्योंकि इतना लंबा विषय है, आज का तो विषय है नहीं है। और अगर अभी तक कोई विषय आपके पास तैयार नहीं है तो अब हम और इंतज़ार नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये फिर भी कहूँगा बात कि 20% आप लोग, हम जैसे हर चीज़ के बारे में कहता हूँ, 20% अदालत पे हम न्याय के लिए कोशिश कर सकते हैं। 80% जो न्याय मिलेगा वो पीसफुल प्रोटेस्ट के ज़रिए, आंदोलन के ज़रिए ही मिलेगा। और उसमें हम सबको एक साथ होके मजबूत आंदोलन दूसरे भी जो धर्मों के लोग हैं उनके साथ मिलकर करना पड़ेगा। सर, ये मांग बहुत लंबे समय से चलती आ रही है और आंदोलन लगातार किए गए, सरकारों से मांग की गई, सरकार ने तो कोई सुनवाई नहीं की कभी भी इस मामले पर। मगर अब कहीं ना कहीं लोगों में ये उम्मीद है कि शायद कोर्ट जो है, जो न्यायालय है, वहाँ से थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है। क्या आपको लगता है कि बुद्धिस्ट समाज को कहीं से कोई राहत मिलेगी इस बार, उनके हक में कोई फैसला होगा? देखिए, ये विषय बुद्धिस्ट समाज का है ही नहीं। हालांकि असली सच्चाई तो यह है, बुद्धिस्ट समाज की जितनी संख्या है वो जनसंख्या की जब जनगणना होती है उसमें रिफ्लेक्ट नहीं होती है। उसकी बहुत सारी वजह है, मैं जाऊंगा नहीं उसमें अभी। लेकिन अगर देखा जाए, जो आंखों को नज़र आता है जनगणना के हिसाब से, माइनॉरिटीज़ में सबसे छोटी माइनॉरिटी जो हैं एक बुद्धिस्ट समाज के लोग हैं। बाकी माइनॉरिटीज़ का नंबर, जैसा मैं मुस्लिम समाज के लोगों को और दूसरे समाज के लोगों को बताता था, बुद्धिस्ट समाज का साथ आज हम लोग नहीं दे रहे तो अगला नंबर हमारा है। तो बुद्धिस्ट समाज के साथ जो अत्याचार हुआ था कि उनका धार्मिक स्थल, दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल, कंट्रोल ब्राह्मणों के पास, यही अब वक्फ में हो रहा है ना, वही का वही। तो अब मैं समझता हूँ कि सिखों को, क्रिश्चियंस को, मुसलमानों को और दूसरे लोगों को भी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को मिलकर बुद्धिस्ट समाज के साथ पूरी ताकत से खड़ा होना चाहिए। अगर ये बुद्धिस्ट समाज की जीत होगी इसमें, और जीत क्या, जो संविधानिक काम है, जो इंसाफ की बात है, जो मॉरली सही बात है, जो वर्ल्ड हेरिटेज, जो पूरी रिसर्च करके जो फाइंडिंग आई है, उसके बाद जो तथ्यात्मक रूप से सही बात है, वो करने का ही तो न्याय मांग रहे हैं हम। ये थोड़ी कह रहे हैं कि हमें कुछ एक्स्ट्रा दे दो, जो हमारा छीना गया है उसको ना छीनो, यही तो कहा जा रहा है। तो उसके लिए सबको साथ आना चाहिए। इसमें ना सिर्फ बुद्धिस्ट समाज का फ़ायदा होगा बल्कि बाकी सारी भी माइनॉरिटीज़ और SC ST का फ़ायदा होगा। इसलिए सबको मिलकर इस आंदोलन में जुड़ना चाहिए। 20% हम मजबूती से अदालत में लड़ेंगे, 80% आंदोलन के ज़रिए लड़ेंगे। सर, आपने कहा कि 80% आंदोलन के जरिए लड़ेंगे और पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए। पीसफुल प्रोटेस्ट लगातार बोधगया में जारी है। भंते विनाचार्य भी इस आंदोलन से जुड़े हुए थे और पीसफुल प्रोटेस्ट का हिस्सा थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। लंबे समय से वो जो है गिरफ्त में है। 20% का काम भी तो है ना बाकी। तो भंते विनाचार्य साहब ने तो अपना काम कर दिया। जो दूसरा काम है वो 20% का काम लीगल टीम का होता है। वो मैं समझता हूँ, मुझे तो अभी तक किसी ने उस बारे में बताया नहीं है, अप्रोच भी नहीं किया है। तो ये लीगल टीम की जिम्मेदारी है। अब मैं कोई काम, हमारे यहाँ वकीलों में एक रिस्ट्रिक्शन होती है, कोई काम हम सॉलिसिट नहीं कर सकते, कोई केस हम मांग नहीं सकते। तो ये मेरी मजबूरी है। लेकिन अगर मेरा बैकग्राउंड देखा जाए तो हमने जो हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब समाज के मुश्किल से मुश्किल फंसे हुए भी केस थे, उसमें हमने ऐसी मुसीबत के टाइम में अपने लोगों को जेलों से बाहर निकाला है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं उसके। तो हमें सबको, वकीलों को ख़ास तौर पे विनयचार्य जी को तुरंत, भंते विनयचार्य जी को तुरंत बाहर निकालने की जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेनी चाहिए और इसके लिए हम जिम्मेदार हैं। ऐसा होना ही चाहिए। मुझे दुख है कि ऐसा अभी तक नहीं हुआ। सर, अगर आपसे मदद की गुहार लगाई जाएगी, जैसा कि आपने कहा कि मैं एक अधिवक्ता हूं और मैं खुद से किसी भी केस को अपने हाथ में नहीं ले सकता, तो आप किस तरीके से इस पूरे मूवमेंट को आगे लेकर जाएंगे? नहीं, मूवमेंट नहीं, देखिए हमारा काम तो, क्योंकि मैं वकील के कानूनी लड़ाई के तौर पे मैं पूछ रही हूं। हाँ, तो मैं आपको यही कह रहा हूँ ना, पहले तो सारे देश के और दुनिया के जो बुद्धिस्ट समाज के लोग हैं उन्हें बैठ के अदालत में क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जाएगी उस पर एक पेज पे आना पड़ेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। अलग अलग जाके लोग अपना तरह तरह का वहाँ पे अलग अलग पार्टीज जाके वहाँ पार्टी बने और अलग अलग बात कहें तो उससे नुकसान होगा। ये हमें देख लेना चाहिए। जो वक्फ के केसेस में भी हो रहा है और जो बाबरी मस्जिद के केस में हुआ, वो सब ने देखा ही है। तो वो गलती हम लोग ना दोहराएं। सब लोग एक साथ बैठे एक स्ट्रेटजी बनाएं। स्ट्रेटजी में अलग अलग वकील अपना अपना हिस्सा एक ले सकते हैं और फिर बहस करें। पहली चीज़ ये होनी चाहिए। उसके अलावा जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनके लिए एक लीगल टीम बननी चाहिए। उनको एक क्षण के लिए भी परेशान या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि अगर हम अरेस्ट हुए
तो हमें कैसे बाहर लाया जाएगा, ये जिम्मेदारी पूरी लीगल टीम की होनी चाहिए। ये बुनियादी 2 बातें हैं। उसके बाद जो दूसरे धर्मों के लोग भी हैं उनसे भी एक राब्ता रख के सबकी कोऑर्डिनेशन बना के ये मिली जुली लड़ाई होनी चाहिए। अगर मुझसे सलाह ली जाएगी तो मैं ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु बताऊंगा। पहला बिंदु उसमें यही है, एक मजबूत लीगल टीम, वो दिखावे वाली लीगल टीम नहीं, असली, जो कि रिलीफ दिलाने में जिनका बैकग्राउंड हो और जो असली अच्छी वकालतें करने वाले वकील, जो हमारे अच्छे वकील हैं, वो जो एक्चुअल वकील हैं, एक्चुअल वकील। ये मैं सब मजबूरी में ये सब बातें कह रहा हूँ, हालांकि मैं ये नहीं कहता। जो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो नाम बोलते हैं वकील लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, मुझे उनसे कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन जो प्रैक्टिस करने वाले वकील हैं वो लोगों की एक टीम बने, वो हमारे लोगों को सुरक्षित रखे पूरी तरीके से किसी भी कानूनी दांव-पेच से। और जो स्ट्रैटेजी बनानी है, जो बोध गया महाबोधि महाविहार को आज़ाद कराने के लिए वो स्ट्रैटेजी भी, और आंदोलन को एक सुरक्षा कवच देने के लिए एक स्ट्रैटेजी बननी चाहिए, एक बात। दूसरी बात, सभी पूरे देश और विदेश के लोगों को बुद्धिस्ट समाज के बैठ के एक लीगल स्ट्रैटेजी तय करनी चाहिए। उस लीगल स्ट्रैटेजी पे लीगल टीम चलेगी। इसमें लीगल टीम को भी रखना चाहिए ताकि सलाह मशवरा होके ही एक फाइनल कोई शेप मिले, ताकि एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट ना करें हम अदालत के अंदर। तीसरी चीज़ ये है, दूसरे धर्मों के लोगों के साथ मिलके बड़ा आंदोलन, देशव्यापी आंदोलन किया जाए, तब ये बहुत जल्दी काम हो सकता है। और ख़ास तौर पे अभी तो बिहार के इलेक्शन आ रहे हैं, उसका हमें फ़ायदा लेना चाहिए, क्योंकि ये काम तो जो कंट्रोल, मैनेजमेंट कंट्रोल का काम तो नीतीश कुमार जी एक चुटकी बजा के कर सकते हैं। तो अगर शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ही एक साथ हो जाएं और डिमांड रखें बिहार सरकार से कि ये तुम्हें करना पड़ेगा, बुद्धिस्ट समाज, शेड्यूल कास्ट समाज और मुस्लिम समाज इकट्ठा हो जाए और ये डिमांड रखे, तो अभी नीतीश कुमार जी को आज ही रात को करना पड़ेगा ये काम। तो वो भी कर सकते हैं ना, तो इसमें तो कोई सुप्रीम कोर्ट की भी आवश्यकता नहीं है, किसी अदालत की आवश्यकता नहीं है। तो अच्छी स्ट्रैटेजी बनाना किसी भी आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है। सर, बिहार में चुनाव होने वाले हैं और बिहार का ही ये पूरा मुद्दा है, आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में बिहार में क्या बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए? देखिए, हमने इसीलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। 14 जून 2025 को जंतर मंतर पे 11 बजे हम अपना ब्रिंग बैक बैलेट जो आंदोलन है, मत पत्र वापस लाने का जो आंदोलन है, उसको शुरू कर रहे हैं। क्योंकि हमारे रास्ते में जो भी रोड़े जयराम रमेश साहब ने अदालत में केस डाल के लगाए थे, और जो ऑपरेशन सिंदूर की वजह से जब हम उससे निजात पाए तो ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो गया, तुरंत आतंकवादी हमला हो गया। तो उसके जैसे ही अभी थोड़ा वातावरण शांत हुआ है, हमने अपना आंदोलन शुरू कर दिया है। आप सभी लोग 14 तारीख को 11 बजे जंतर मंतर पे आएँ, और उसके बाद हमारा कूच सीधा बिहार में होगा। पटना में पहला फंक्शन होगा और उसके बाद बिहार में मजबूती के साथ एक ब्रिंग बैक बैलेट। अगर मतपत्र से चुनाव हुए तो मेरा ऐसा मानना है, जितनी थोड़ी बहुत मुझे समझ है, हमारे जो महागठबंधन है या इंडिया गठबंधन है, इनकी पार्टी के लोगों को कैंपेनिंग करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर चुनाव मशीनों द्वारा होता है तब कैंपेनिंग करनी पड़ेगी, तब भी बहुत मुश्किल है जीतना। तब भी हम जैसे एक्सपर्ट लोगों की मदद लेनी पड़ेगी कि मशीनों का जो जहर है उसको कैसे कम से कम किया जा सके। अदरवाइज़ अगर पेपर बैलेट से आंदोलन कर लेंगे तो पेपर बैलेट कानूनी है, संवैधानिक है। जो दूसरा तरीका इख्तियार होता है वो गैर कानूनी है, मैं आज भी आपको बता रहा हूँ। तो अगर पेपर बैलेट से चुनाव हुए तो फिर कुछ कैंपेनिंग की भी ज़रूरत नहीं है, आपकी सरकार बन गई। नहीं तो आप लोगों को बहुत मुश्किल है, कितने भी पब्लिक आपको वोट डाल दे, आपके गिने ही नहीं जाएंगे। अगर कोई भी अक्लमंद व्यक्ति होगा तो पहले इस चीज़ की एक्सरसाइज करेगा कि जो वोट पड़े वो गिने जाएं, मतलब वो वोट पड़ने के बाद ना चुराए जाएं। इकट्ठे करके डाल तो लिया आपने, खेती करके अनाज खलियान में तो ले आए, खलियान में से कोई लुटेरा लूट के ले गया, तो ये किसानों की इतनी मेहनत का फ़ायदा क्या हुआ? ये मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो हम आंदोलन शुरू करेंगे अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हमारा साथ देंगी, तो कोई भी वजह ऐसी नहीं है कि मतपत्र से चुनाव ना हो। कानूनी प्रक्रिया और कानूनी दांव-पेच, और हमने अपनी स्ट्रैटेजी इसमें भी एकदम पुख्ता बना रखी है। 50 से ज़्यादा लोग केस आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, हमारा ये केस क्यों बचता है? क्योंकि हमने मेहनत की है, हमने सबूत जुटाए हैं और हमारी स्ट्रैटेजी अच्छी है। तो अगर ऐसा होगा तो फिर तो तेजस्वी यादव साहब को
चीफ मिनिस्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। मतलब घर बैठे नीतीश जी का क्या होगा सर? नीतीश जी उनका तो रिकॉर्ड रहा है ना लगातार सीएम बने रहने का। नहीं, वो जीत नहीं पाएंगे। या तो वो जैसे ही मतपत्र से चुनाव होंगे, अगर देखिए आंदोलन ही मजबूत शुरू हो गया तो नीतीश कुमार जी तुरंत बीजेपी को छोड़ के इस तरफ आ जाएंगे, ये मेरा दावा है। अगर मतपत्र का आंदोलन अगर ताकत पकड़ लेगा तो नीतीश कुमार जी रातों रात बीजेपी का साथ छोड़ के, क्योंकि मन से खुशी थोड़ी है। लेकिन सर ये पहली बार नहीं है जब बैलेट पेपर को लेके इस तरीके से प्रोटेस्ट होंगे या फिर आंदोलन किए जाएंगे। बार बार मांग उठती है चुनाव के दौरान, लेकिन ये मांग जो है ये ठंडी भी पड़ जाती है। नहीं, वो आपकी बात सही है। आपको समझ में आना चाहिए कि क्या है ये विषय। ये एक ऐसी चीज़ है जो आरएसएस और बीजेपी की सारी चालाकियों को, सारी बेईमानियों को, सारी जो वो देश में आग लगा रहे हैं उन सब पे भारी पड़ सकती है। तो वो इसके लिए पूरी साम दाम दंड भेद नहीं लगाएंगे। हमारे अपने जो क्लोजेस्ट साथी थे वही देख लीजिए आज हमसे थोड़ा दूर हो गए। जो हमसे पहले इस लड़ाई को लड़ रहे थे वही हमें अकेला छोड़ के चले गए। तो आप समझ सकती हैं, इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। इसीलिए आज हमने रिक्वेस्ट भी की है कि सभी लोग आएँ और हमें लीड करें। और उसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि स्लीपर सेल्स हर एक बड़ी बड़ी पार्टी में आरएसएस और बीजेपी ने स्लीपर सेल डाल रखे हैं। उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य स्लीपर सेल्स का ये है, कुछ भी आप हो जाए, कुछ आंदोलन हो जाए, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए, कुछ ट्विटर हैंडल से एकदम, क्योंकि बड़े बड़े नेता हमारे ट्वीट कर देते हैं ना आजकल, तो एकदम भूचाल आ जाता है और बीजेपी वाले अपने अपने गुफाओं में घुस जाते हैं जाके। इनको ऐसा लगता है हमारे सब नेताओं को, एक ट्वीट कर दिया और बीजेपी के लोग डर के अपने घरों में छुप जाएंगे जाके। इस ऐसी सपनों की दुनिया में जी रहे हैं वो। अगर ऐसा हो जाएगा ना तो ये सारे लोग अगर सड़क पे हमारे साथ आ जाते तो ये स्लीपर सेल्स का काम ये होता है कि राहुल गांधी जी को रोकें, खड़गे जी को रोकें, बार बार बोल के भी रोक लें। मैं पब्लिकली अनाउंस कर चुके हैं खड़गे जी कि हम आंदोलन करेंगे, राहुल जी कर चुके हैं आंदोलन करेंगे, रोक लें उन्हें, रोक लिया जयराम रमेश साहब ने उन्हें। मायावती जी को देखिए, एक मिश्रा जी ने रोक रखा है। मायावती जी तो मतपत्र से चुनाव चाहती हैं, उनका डिक्लेयर्ड स्टेटमेंट है। कोई भी ये ममता बनर्जी साहिबा, शरद पवार साहब, अखिलेश यादव जी ने तो ये तक पार्लियामेंट में बोला है अगर हम 80 की 80 सीटें जीत जाएं तब भी हम मतपत्र से चुनाव जाते हैं। लेकिन वहाँ भी स्लीपर सेल है, वो भी उनको रोकते हैं। तो स्लीपर सेल्स का एक ही काम है, ये मतपत्र की बात मत आने दो, बाकी कुछ भी होता रहे उनको फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब अगर ये लोग सब और जनता का दबाव इनके ऊपर पड़ेगा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लीडर्स और कार्यकर्ताओं का दबाव अपने लीडर्स के पड़ेगा, पॉलिटिकल पार्टीज़ के, स्लीपर सेल्स को दूर भगाने का। तो अपने आप मतपत्र से चुनाव शुरू हो जाएंगे और फिर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। हर जगह से एक एक सीट के लाले पड़ जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।